चार्टर एक्ट 1813 के बाद अब कंपनी ने शुरू में ही कहा था कि हर 20 साल में हम अपने जो कानून हैं उनको रिव्यू करेंगे, उसमें कुछ नया लेके आएंगे। तो अब जब 1813 का चार्टर एक्ट आ गया तो उसके 20 साल बाद मीन्स 1833 में कंपनी नए एक्ट को लेके आई जिसको बोला गया चार्टर एक्ट 1833। अब इसमें क्या था, सबसे पहला कारण क्या था, इनको रिव्यू करना है। जो 20 साल हो चुके हैं 1813 से 1833 तक, अब इनको जो 1813 में कानून लाए गए थे उनको रिव्यू करना है, उसको रिन्यू करना है। इसमें सबसे ज्यादा मेन कारण जो पड़ा वो था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है ब्रिटेन में बढ़ता जा रहा था और जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कंप्लीट फ्रीडम चाहते थे कि वो बिजनेस करें इंडिया में। उसकी हमको पूरी तरीके से आजादी चाहिए, हमारे ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं लगाओ, हम तो इंडिया में आजादी से बिजनेस करना चाहते हैं, वो ये चाहते थे। और इसी के साथ एक विक गवर्नमेंट स्टार्ट हुई, कहाँ पर, ब्रिटेन में। विक गवर्नमेंट मतलब बिल्कुल लिबरल गवर्नमेंट जो ये बिलीव करती थी कि रिफॉर्म आना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए और पावर का सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन मतलब एक के हाथ में पावर होना। देखो मैंने हिंदी में भी लिखा है, इसमें क्या बोल रहे हैं, 20 वर्ष की समीक्षा, मतलब 20 साल बाद हमको चेंज लाना है। औद्योगिक क्रांति का चरम, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी और वहां क्या था, उद्योगपति भारत में व्यापार करने की पूरी आजादी चाहते थे, उनके ऊपर कोई भी बाउंडेज नहीं होनी चाहिए। ब्रिटेन में उदारवादी सरकार मतलब लिबरल गवर्नमेंट पार्टी, उदारवादी सरकार सत्ता में आई, मुक्त व्यापार और शक्तियों के केंद्रीयकरण पर भरोसा करती थी। मतलब वो ये चाहती थी कि केंद्रीयकरण हो शक्ति का, सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए पावर का। अब इसमें कौन कौन से कोड चेंज किए गए वो हम देखते हैं। सबसे पहला क्या है, मोनोपोली को कंप्लीटली एंड कर दिया। 1813 में हमने क्या देखा था कि मोनोपोली को तो एंड किया था पर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना को नहीं किया था। बट 1833 में क्या किया, ट्रेड इन टी और ट्रेड विथ चाइना को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया। इससे एकाधिकार को बढ़ावा मिला, मतलब मोनोपोली को बढ़ावा मिला, एकाधिकार की पूर्ण समाप्ति, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर भी एकाधिकार नहीं रहा। प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, मतलब अब ये पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब एक व्यापारिक संस्था नहीं है, मतलब कमर्शियल बॉडी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस करेगी, वह पूरी तरीके से प्रशासनिक, राजनीतिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल बॉडी बन चुकी है, रूलिंग इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन। अब यहाँ पे देखो, ब्रिटिश के जो राजा है उनके बेस पर, राजा या रानी, ब्रिटिश के जो क्राउन है उनके बेस पर इंडिया में रूल किया जाएगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें आपको मैंने क्या बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया है। उसमें जो गवर्नर थे उनको डेजिग्नेशन नहीं दी गई, कौन सी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब आपको मुझे ये बताना है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, इनका नाम बताना है। बट यहाँ पर 1833 में क्या किया, 1833 में क्या किया, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिए गए। अब यहाँ दो क्वेश्चन बन रहे हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन से एक्ट में बनाए गए और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन से एक्ट में बनाए गए। इसके आंसर आप मुझे देंगे। इसी के साथ आप ये बताएंगे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सेंट्रलाइजेशन ऑफ लॉ, अभी हमने पीछे देखा कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रही है। पहले हमने क्या देखा था कि जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन रहे थे तो जो बॉम्बे और मद्रास है उसके भी जो डिसीजन है वो इनके बिना नहीं लिए जा सकते। किसके बिना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बिना। मतलब बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर है, जो भी वहां पे सरकार है, अगर वो कोई डिसीजन ले रही है तो वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पता होना चाहिए। अब क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में पावर को सेंट्रलाइजेशन कर लिया, मतलब बॉम्बे और मद्रास की जो पावर है वो पूरी तरीके से हटा दी। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों से कानून की शक्तियां छीन ली। अब केवल भारत का गवर्नर जनरल ही पूरे देश में कानून बना सकता है। पहले बॉम्बे और मद्रास को लॉ बनाने का तो कानून था, बंगाल क्या करते हैं, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो इनके कानून को सिर्फ रिव्यू करते, इनके बिहाफ पे लिया जाता। पर अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के आने से क्या हुआ 1833 में कि बॉम्बे और मद्रास को कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है। जो होगा वो सब किसके बेस पे होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वही करेंगे, खुद ही करेंगे। एडिशन ऑफ लॉ मेंबर, इसी के साथ जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें एक चौथे मेंबर को ऐड किया गया जिसे बोला गया लॉ मेंबर। और पहले लॉ मेंबर कौन बने, लॉर्ड
मैकॉले, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इंडियन के साथ इन जॉब में। ये बोला गया सेक्शन 87 में, ये बोला गया कि इंडियन का धर्म कौन सा है हमें मतलब नहीं है, जन्म स्थान क्या है हमें मतलब नहीं है, रंग क्या है हमें मतलब नहीं है। अगर कोई पद किसी और को दिया जा रहा है तो वही इंडियन को भी दिया जाएगा। मतलब जॉब में आप किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते सिर्फ ये बोल के कि वो तो इंडिया में बॉर्न हुआ है, उसका तो कलर काला है, वो तो कलर ऐसा है, या उसका धर्म कौन सा है। आप किसी के भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इसी के साथ स्लेवरी अबॉलिश की गई। आपको पता है कि दास प्रथा क्या थी? जो गरीब लोग होते थे या लोगों को अपना दास बना के काम किया जाता था, उनको पेमेंट नहीं दिया जाता था, तो ये सारी जो है ये अबॉलिश कर दी गई। पहली बार का स्टेप उठाया 1843 में, 1843 में। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और डोंट फॉरगेट टू गिव आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड ड्यूरिंग द वीडियो। मैंने जो भी क्वेश्चन वीडियो में पूछे उनका आंसर कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलेगा। थैंक यू।